तो अभी हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि अगर हमारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन से लेके अगर नाइट्रोजन एटम के हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के लिए हमारा ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम यूज करेंगे, उसके लिए ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम एप्लीकेबल होगा। और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जीज का ऑर्डर यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो सिग्मा 1s है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सिग्मा स्टार 1s की ज़्यादा, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2x, पाई 2px और पाई 2py की इक्वल होगी। फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की इक्वल होगी जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2pz। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये सिर्फ हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन एटम तक जो मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे उन्हीं के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। अब ये देखते हैं हम कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके लिए ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम एप्लीकेबल होगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये जो सिग्मा 2pz है इसकी एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा है, लेकिन इस वाले के अंदर जो ये सिग्मा 2pz है ये नीचे आ गया है, यहाँ पे इसकी एनर्जी कम हो गई है। पाई 2px और पाई 2py इन दोनों की एनर्जी यहाँ पे सिग्मा 2pz से ज़्यादा हो गई है। सिर्फ इस वाले पोर्शन के अंदर हमारा चेंज आया है, सिर्फ ये वाला पोर्शन के अंदर हमारा चेंज आया है, बाकी सेम है कि सिग्मा 2pz वाला यहाँ से ही नीचे आ गया है। तो ये सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो गई है, पाई 2px और पाई 2py की ज़्यादा हो गई है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है ये एप्लीकेबल है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अब ये जो एनर्जी लेवल्स यहाँ पे क्यों चेंज हुए हैं, ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम क्यों बने हैं, ये इसलिए बने हैं क्योंकि जो हमारे लाइटर मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के जो एटम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के केस में 2s और 2p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होती है, एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम होता है। इस वजह से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं तो इनकी भी आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है और इनकी इंटरमिक्सिंग की वजह से जो सिग्मा 2pz होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो हैवियर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनके केस में 2s और 2p जो ऑर्बिटल है इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो ये आपस में इंटरमिक्स नहीं करते हैं जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उस टाइम पे, इसीलिए ये सिग्मा 2pz की एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती है। ये जो रीजन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम्स में डिफरेंस आता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन मॉलिक्यूल्स के केस में, तो ये जो रीजन है ये हायर क्लासेस में इसको के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हमें यही पता होना चाहिए कि 2s और 2p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग की वजह से ये जो एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हमें हाइड्रोजन से नाइट्रोजन एटम तक के जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं H2 से लेके N2 तक, उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को अगर एक्सप्लेन करना है तो हमें ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम का यूज करना होगा। अगर हमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है तो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम यूज करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनमें सिर्फ और सिर्फ ये सिग्मा 2pz की एनर्जी का डिफरेंस आता है। इन वाले मॉलिक्यूल में सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है पाई 2px और पाई 2py से, और यहाँ पे सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा होती है पाई 2px और पाई 2py से। अब यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम्स को देख लिया है। इसके बाद अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी लेवल डायग्राम हमें पता चल गया। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होती है
और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बिल्कुल उसी तरीके से करवाई जाएगी जैसे कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर करवाते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करते हैं तो हमें ये 3 रूल फॉलो करने पड़ते हैं। एक अबाव प्रिंसिपल, पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर हुंड्स रूल। इन तीनों रूल के हिसाब से ही, इन प्रिंसिपल के हिसाब से ही हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर पाते हैं। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो वहाँ पे भी ये तीनों रूल और या फिर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होंगे। तो अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के अकॉर्डिंग होगी। कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज के अकॉर्डिंग होगी कि सबसे पहले उस मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे जिस मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो उससे नेक्स्ट हाई एनर्जी वाला जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो ये अबाव प्रिंसिपल बताता है। इसके बाद अभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जैसा कि हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में देखा था कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो सेम उसी तरीके से एक मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी कैसे होगी, अपोजिट होगी। इसके बाद आता है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है, जब हमने एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा था तो भी हमने हुंड्स रूल के बारे में डिस्कस किया था। तो हुंड्स रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। तो ये होता है हुंड्स रूल। तो अभी हम आगे जब एग्जांपल लेंगे तो इन तीनों को समझेंगे। तो अभी जैसे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 नाइट्रोजन एटम से मिलके बना हुआ है। एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं, दूसरे में भी 7। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन एटम तक जो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं उनके लिए ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम एप्लीकेबल होता है। तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर हम ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल देखें मोलिकुलर ऑर्बिटल का, तो सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की, फिर सिग्मा स्टार 1s की थोड़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा सिग्मा 2s की, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सबसे हाई एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz की होती है। तो ये वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम नाइट्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14। तो सबसे कम अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की है, सिग्मा 1s ऑर्बिटल की। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। तो सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद फिर सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी है, तो सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी किसकी है, हाई, सिग्मा 2s की। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 2s के अंदर भी 2 आ गए। फिर सिग्मा स्टार 2s, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी क्या है,
इक्वल है, तो ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो अभी यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो चुके हैं, 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन अभी तक फिल हो चुके हैं, 6 और फिल करने हमें। लेकिन यहाँ पे अब सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई 2px और पाई 2py ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, पहले एक इसमें ऐड करेंगे, एक इसमें, क्योंकि हुंस रूल क्या कहता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, अब दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब पेयरिंग हो जाएगी, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें। तो कहने का मतलब पाई 2px, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 के बाद 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इन दोनों के बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2pz की। तो ये डीजेनरेट नहीं है, तो 12 और एक 13वां इलेक्ट्रॉन ये, और ये 14वां इलेक्ट्रॉन या 14th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो ये सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई हमारी, सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। इसी टाइप से किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। सपोज हमें यहाँ कार्बन के लिए लिखनी है, C2 मॉलिक्यूल के लिए लिखनी है, तो C2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 और ये 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 12। और कार्बन के केस में भी ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ही पॉसिबल होगा, एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन एटम तक जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके लिए ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम एप्लीकेबल होता है। तो अब कार्बन के लिए लिखना है तो 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 यहाँ पे आ गए सबसे लोएस्ट एनर्जी में, फिर 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, 2 इसमें, यहाँ 12 हो चुके हैं। तो सिग्मा 2pz के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 4 6 8 10 12। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कार्बन के लिए। तो इस टाइप से अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे हम, ये O2, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले में भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है, ये तो सिर्फ हाइड्रोजन से नाइट्रोजन एटम तक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन एटम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s ये तो सेम है, यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों ये सेम होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे होता है, यहाँ सिग्मा 2z की एनर्जी लो होती है, वहाँ सिग्मा 2pz की एनर्जी हाई होती है। तो यहाँ तक तो हमारा सेम ही होगा, तो यहाँ तक तो हमारा सेम ही है कि ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम एप्लीकेबल है ऑक्सीजन के लिए। तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इसमें 2 ऐड कर दिए, इसमें 2 ऐड कर दिए, इसमें 2 ऐड कर दिए। सिग्मा 1s के अंदर 2, सिग्मा स्टार 1s के अंदर 2 और सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अभी तक हम फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिग्मा 2pz की एनर्जी आती है इसके बाद, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सिग्मा 2pz
इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसके बाद अब ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए, क्योंकि ये हुक्स रूल बताता है हमें। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो पेयरिंग अभी नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, तो फिर अब पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी π2px, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, π2py, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अभी टोटल यहाँ पे हमारे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 4 6 8 10 12 14। हमें कितने फिल करने हैं? 16। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो इसके बाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम, ये पाई स्टार 2px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवानी है क्योंकि ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, ऐसे इसको नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है और डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएंगे तब तक जब तक हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ से इस टाइप से है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देख लिए। तो दोनों एनर्जी लेवल डायग्राम का यूज करके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। अब हमने ये देख लिया कि मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखी जाती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी कैसे हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को हम कैसे बताएंगे। मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को हम 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस के ऊपर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बता सकते हैं यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक दूसरा तरीका होता है मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बताने का बॉन्ड ऑर्डर की टर्म्स में। बॉन्ड ऑर्डर की टर्म्स में हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं कि सपोज यहाँ पे हमारे पास Nb है। Nb क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो Nb और Na क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है और कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। इसके बाद अभी हम ये देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिख लेंगे मॉलिक्यूल्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के ये पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, कितने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। अब इसके बाद ये देखेंगे हम कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर ये वाला केस हमारा बनता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होगा। अब क्यों होता है स्टेबल? क्योंकि जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उस केस के अंदर मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली हमारा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो ये कंडीशन अगर है Nb इज ग्रेटर देन Na तो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल है। अगर Nb इज लेस देन Na मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेस है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उस केस में मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल नहीं होगा। अब मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये वाली कंडीशन होती है
कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में, तो उस केस में मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स होंगे उन एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल बन जाएगा। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तब क्या होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो उस केस के अंदर कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। अब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर ये भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। दोनों एक ही मतलब रहेगा, मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ये तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। अब एक और तरीका क्या होता है मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बताने का, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर की बेस पे भी हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में कितने बॉन्ड है। तो जैसे ये एक A2 मॉलिक्यूल है, कोई A2 मॉलिक्यूल है, मैं ये कहूँ इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो A और A एटम के बीच में 1 बॉन्ड होगा। अगर मैं ये कहूँ इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो A और A के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो A और A एटम में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताता है बिटवीन एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसको जब 2 से डिवाइड हम कर देंगे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आती है तो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होगा। और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर एक तो हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल है, एक के बीच में A और A के बीच में डबल बॉन्ड है, एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा या तो नेगेटिव आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, जब हम ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे अगर ये नेगेटिव आता है या फिर 0 आता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, तो वो वाला मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे भी हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक ग्रेट लिमिटेशन ये थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन नहीं किया गया था एक्यूरेटली। मॉलिक्यूलर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को डायमैग्नेटिक बताया था, लेकिन एक्चुअल में ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके हम मैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकते हैं मॉलिक्यूल्स का। अब कैसे बताते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके मैग्नेटिक कैरेक्टर? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मॉलिक्यूल की। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं अगर वो सारे पेयर्ड कंडीशन में होंगे, अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे मोलिक्यूल में प्रेजेंट है अगर वो पेयर्ड स्टेट में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हो या एंटी बॉन्डिंग में, अगर वो पेयर्ड है तो मॉलिक्यूल हमारा डायमैग्नेटिक होगा। तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड है मॉलिक्यूल के अंदर, इवन ही सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूल का,
अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाती है तो हम मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बता सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम तभी लिख पाएंगे जब हमें मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम पता हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम हमें पता हो। तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम एप्लीकेबल होता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए ये वाला मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम एप्लीकेबल होगा। तो इसके बाद अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके बाद अगर हमसे एक क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे। तो जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई मॉलिक्यूल हमें गिवन है, तो सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो जैसे कि हमने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s में 2 है, सिग्मा 1s के अंदर 2, सिग्मा स्टार 1s के अंदर 2, सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2pz के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 14 हो गए हैं अगर यहाँ पे आप काउंट करोगे। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की। अब यहाँ पे हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग और ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग है, ये स्टार वाले जो भी ऑर्बिटल है ये एंटी बॉन्डिंग के हैं। तो यहाँ पे सिग्मा के अंदर ये जो स्टार वाले जो भी ऑर्बिटल हैं ये एंटी बॉन्डिंग के हैं, और जो बिना स्टार वाले ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग्स के हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग के कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, उसके बाद 2 ये, 2 ये और 2 ये। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं, 4। तो 10 - 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 6/2 आ गया, और बॉन्ड ऑर्डर आ गया यहाँ पे 3। तो नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो मैग्नेटिक कैरेक्टर का हमने ये बताया है कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वेदर इट इज प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर पेयर्ड स्टेट में है, अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में है तो डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे पेयर्ड स्टेट में है। तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में है, तो नाइट्रोजन कैसा है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो हमने यहाँ बॉन्ड ऑर्डर और डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ पे बता सकते हैं इस हिसाब से नाइट्रोजन के बारे में। अगर एग्जाम्स में आपको इस टाइप से ये आयंस दिए हुए हैं, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन पे यहाँ पे +1 चार्ज है, नाइट्रोजन पे यहाँ +2 चार्ज है, अगर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ ले कि ये बताइए कि ये जो 3 हमारे पास स्पीसीज हैं इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज करिए, ABC, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी की फॉर्म में अरेंज करिए। तो हमें पता है स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे भी निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बेसिस पे भी हम निकाल सकते हैं। तो जब भी इस टाइप से कंपैरिजन होता है तो हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे, जिस भी स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर हमारा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगी, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कम होगा वो कम स्टेबल होगी। तो नाइट्रोजन के अंदर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हम देखते हैं
तो नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना है 3। नाइट्रोजन प्लस का मतलब यहाँ पे N2 के ऊपर प्लस आ गया है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, तो N2 पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे कितने हैं यहाँ पे 14, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम कर देंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किस में से कम हुआ है, बॉन्डिंग वाले में से, तो यहाँ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 10 की जगह 9, तो जब 9 - 4 करेंगे तो ये 5/2 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 पॉजिटिव में कितना आ जाएगा 2.5, और N2 2 पॉजिटिव में तो यहाँ पे नाइट्रोजन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब N2 के ऊपर 2 पॉजिटिव आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। अब ये ऑर्बिटल हमारा वैकेंट हो गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बॉन्डिंग के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन कम हुआ है ये बॉन्डिंग वाले में से ही कम हुआ है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो ए वाले में बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर बी में बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा कम है तो बी की स्टेबिलिटी सी में सबसे कम है तो सी सबसे कम स्टेबल। तो इस टाइप से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके बॉन्ड ऑर्डर्स, मैग्नेटिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं।